हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्लास 11th का शानदार चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, इसका बहुत जबरदस्त टॉपिक मास एनर्जी इक्विवेलेंस। जी हां, ये इसका लास्ट टॉपिक, ठीक है। कोलिजन वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं बहुत डिटेलिंग के साथ, और अब आ गए हैं इसके आखिरी पड़ाव पे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है सर, ये होता क्या है? इसके लिए ये वाली इक्वेशन बहुत काम करती है। सबसे पहली बात तो ये है कि काफी लोगों ने इस वाली इक्वेशन को देखा तो हुआ है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, जब बात आती है फिजिक्स के बारे में तो उसमें कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का जिक्र तो होता है, इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, मैंने कई लोग का देखा यार, वो होता है ना फोन कवर कई लोग बना लेते हैं जहां पे लिखा होता है इक्वल टू mc स्क्वायर। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस और भी लिखी होती हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि हाँ इक्वल टू mc स्क्वायर होता है तो होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे ये इक्वेशन डेवलप हुई थी और इससे आगे कैसे टाइम ट्रैवल जुड़ता है, मैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो बेसिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर करें, सबसे पहली बात तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लो एक बार। क्या था इसका? इन क्लासिकल फिजिक्स मास एंड एनर्जी आर टू सेपरेट फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा मानते हैं कि मास अलग क्वांटिटी होती है और एनर्जी जो होती है वो अलग क्वांटिटी होती है। ऐसा ही कुछ डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर ना आपको देखने को मिल जाता है क्लास 12th में, ठीक है। क्लास 10th में भी उसका एक रेप्लिका पार्ट था, ठीक है। अब वो कौन सा पार्ट था जरा वो सुनते हुए चलना। ऐसा मानते थे 1820 से पहले तक, 1820 तक आई वुड से, ऐसा मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल अलग चीज होती है और मैग्नेटिज्म बिल्कुल अलग चीज होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं स्टैब्लिश किया गया था। कब तक? 1820 तक। उसके बाद 1820 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कहा जाता है उसको, जहां पर एक बात क्लियर हुई थी कि यार ऐसा नहीं है, अगर कभी किसी वायर में करंट अगर है ना, तो वो करंट कैरिंग वायर भी अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो यहां पे क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में आपने दरअसल एक तरह से रिलेट करवा दिया किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। किसके साथ? मैग्नेटिज्म के साथ, ठीक है। नहीं तो उससे पहले दोनों को अलग अलग पढ़ा करते थे, इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से और मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी से कोई वास्ता नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या समझ में आता है कि ऐसा नहीं होता है भाई साहब। जहां करंट होता है ना, जहां किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंगली होते हुए चलेगी। अब यहां पे क्या करा गया, मास को अलग फिजिकल क्वांटिटी मानते थे और एनर्जी को अलग मानते थे। इनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन लेकर के नहीं रखा हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बहुत शानदार चीज डेवलप हुई थी। यहां पे लिखा हुआ है, इन द ईयर 1905 आइंस्टाइन मेड एन इनक्रेडिबल डिस्कवरी दैट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मास। अच्छा, एनर्जी जो होती है वो मास में ट्रांसफॉर्म हो सकती है और मास जो होता है वो भी करस्पॉन्डिंगली एनर्जी में ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो यहां पे डिस्कवरी करी गई थी आइंस्टाइन के द्वारा और ये बहुत ही ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि सर एनर्जी और मास को तो वैसे भी एक बार रिलेट कर लिया गया है, कहां पे? सर काइनेटिक एनर्जी में। एक बार तो उसको रिलेट करके रख लिया है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सर आपने पूरा पढ़ा है चैप्टर के अंतर्गत कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मतलब रिलेशन तो पहले से ही है हमारे पास, लेकिन ये रिलेशन अलग है बेटा। अब जिस रिलेशन की बात की जा रही है ना, इस वाले रिलेशन में खास बात क्या पता है? इस वाले रिलेशन में जिस बॉडी की आप बात कर रहे हैं ना, वो बॉडी थ्रू आउट द प्रोसेस एग्जिस्ट करते रहेगी। मतलब इसका मास m है, इसकी वेलोसिटी v के बराबर है, तो जब तक इसके पास मास रहेगा, जब तक इसके पास वेलोसिटी रहेगी, तब तक इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ mv स्क्वायर। लेकिन एनर्जी मास इक्विवेलेंस में आप जिस मास की बात करते हैं ना, वो एग्जिस्टिंग मास नहीं होता है, वो होता है डिसअपियरिंग मास। कैसा मास होता है वो? डिसअपियरिंग मास होता है। अब एग्जैक्टली ये डिसअपियरिंग मास का मतलब क्या है और ये मास डिसअपियर हो रहा है तो किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसकी पूरी जांच पड़ताल करी गई थी इस इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर के सहारे से, ठीक है। तो यहां पे आप इस रिलेशन की बात मत करिए, ठीक है। आपको जरा समझना है इक्वल टू mc स्क्वायर को, जहां पे मास जो है ना वो डिसअपियरिंग मास है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जरा गौर करना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, वन कैन बी ऑब्टेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ द अदर। मतलब ये है मास के बेसिस पे मैं एनर्जी को इवैल्यूएट कर सकता हूं और एनर्जी को मैं मास में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब ये होता है। अब जरा यहां पे जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस आ रहा है वो क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट वाइज लिखा हुआ है कि द मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी पुट थ्रू बाय इक्वल टू mc स्क्वायर, जहां पे m इज नॉट द एग्जिस्टिंग मास,
m इज द डिसअपियरिंग मास। m कैसा मास होता है? ये एक तरह का डिसअपियरिंग मास होता है। अब इसका सबसे तगड़ा जो एग्जांपल आता है ना, वो क्लास 12th में आपको न्यूक्लियाई के अंदर पढ़ने को मिलेगा। बट क्या हमको इतना वेट करना पड़ेगा? नहीं, मैं आपको उसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है ना, वो अभी ही करवा दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए पूरा वेट करना पड़ जाएगा। तो अभी के लिए समझिए E इक्वल टू mc स्क्वायर में जो m है ये एग्जिस्टिंग मास नहीं है, ये डिसअपियर्ड मास है। कैसा मास है? ये एक डिसअपियर्ड मास है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ी सी कहानी सिखाने वाला हूं, ये पूरे एटम के बारे में। ठीक है, एटम की जरा सी कहानी समझ जाओ, उसके बाद बाकी जो पूरा प्रोसेस है वो भी आपके लिए काफी क्लियर आउट हो जाएगा। अब जरा गौर किया जाए कि एग्जैक्टली क्या होता है। सुनना, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास कोई आइटम है, मान लो तुम्हारे पास कोई आइटम है, ठीक है। अब इस आइटम के अंदर क्या क्या आ रहे हैं? इस आइटम के अंदर आ रहे होंगे प्रोटॉन्स। इस आइटम के अंदर क्या आ रहे होंगे? प्रोटॉन्स आ रहे होंगे। इस आइटम के अंदर आ रहे होंगे न्यूट्रॉन्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेजरली क्या क्या आ रहे हैं? प्रोटॉन्स आ रहे हैं और न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। और बाहर के जो ऑर्बिट्स हैं, उनमें कौन बैठा होगा? इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। लेकिन मैं भी कंसर्न हूं सिर्फ न्यूक्लियस के साथ। मैं किससे कंसर्न हूं? मैं भी कंसर्न हूं सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, अब जरा गौर करना, आपको बेसिक फंडे आने चाहिए। पहली बात तो Z का मतलब क्या होता है? Z का वैसे मतलब होता है एटॉमिक नंबर। Z का वैसे मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स के बराबर मत बोल देना। देखो भैया, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल एंटिटी है। ठीक है, लेकिन जब कभी रिएक्शंस होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना चलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो एकदम बराबर तो रहने वाली है नहीं। जब रिएक्शंस होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो हल्की सी चेंज हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन जो फिक्स्ड है वो क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बिकॉज अगर रिएक्शन हो रहे हैं नॉर्मल रिएक्शंस, तो वहां पे जो प्रोटॉन है वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना। ठीक है, तो उनकी संख्या एकदम फिक्स रहने वाली है। तो Z का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का बेसिक मतलब क्या होता है? दिस इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म हम यूज करेंगे A का मतलब होता है मास नंबर। A का मतलब क्या होने वाला है? मास नंबर। और मास नंबर बेसिकली क्या होता है? मास नंबर निकलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिला करके। मास नंबर कैसे मिलता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिला दोगे तब जाकर के व्हाट विल यू गेट इज योर मास नंबर। ठीक है, पक्का आ गया समझ? अब जरा ध्यान देते हुए चलेगा, अगर आपको यहां पे निकालना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो एक काम करो ना, इसी को देख लो। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो मास नंबर में से माइनस कर दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर, मतलब टोटल मास। मास नंबर में से माइनस कर दीजिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, देन व्हाट यू गेट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो उसको एकदम तरीके से एक बार लिख दिया जाए कि हाँ भैया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो दिस विल बी मास नंबर माइनस जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब होता है कि वो एटॉमिक नंबर के बराबर है। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा? A माइनस Z आ जाएगा। अब सर ये हमने केमिस्ट्री में भी हल्का सा पढ़ के रखा हुआ था, बट द थिंग इज दैट इसका यहां पे मैं कैसे रेलेवेंस दिखाने वाला हूं जरा वो सुनना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूं MP, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, अगर मैंने MP लिख दिया इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.67 10 टू द पावर -27 kg। चलेगा आपको इतना? अच्छा, अगर मैं लिख देता हूं MN, इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। अगर मैंने Mn लिख दिया है इसका मतलब होता है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। और एक न्यूट्रॉन जो होता है ना, अगर बहुत बारीकी से चेक किया जाए तो जो न्यूट्रॉन होता है वो जरा सा भारी होता है, वो जरा सा भारी होता है एज वन कंपेयर टू प्रोटॉन। तो काफी लोग क्या मानते हुए चलते हैं, जो कि ऐसे गलत भी नहीं है, काफी लोग क्या मानते हुए चलते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन तो बराबर ही है। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली बराबर है, लेकिन अगर आप बहुत बारीकी से चेक करेंगे तो मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है ना वो जरा सा भारी होता है एज वन कंपेयर टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6723 10 टू द पावर -27 kg। ठीक है, अब जरा बात की जाए एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। Me का मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। Me का मतलब क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, अब मैं आपको कहानी किसकी सुना रहा था? डिसअपियरिंग मास की। मैंने क्या बोला था कि अगर कभी भी अगर m अमाउंट का मास डिसअपियर हो गया, क्या बोला मैंने? अगर कभी भी m अमाउंट का मास डिसअपियर हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इवैल्यूएटेड बाय इक्वल टू mc²। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा गौर करना होता क्या है। होता क्या, जैसे मान ले अगर तुमको निकालना है किसी न्यूट्रॉन का, किसी न्यूक्लियस का मास, ठीक है, अगर तुमको निकालना है किसी न्यूक्लियस का मास, अब तुमने क्या करा कि मान लो अब न्यूक्लियस का मास निकालना है तो कैसे निकालोगे? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर मोटा मोटी तौर पे प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर अगर आपको न्यूक्लियस का मास निकालना है तो आपके लिए सिंपल तरीका क्या बचा कि टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। तो अब जो तुमको मिलेगा कंसिडरेबली दैट विल बी गोइंग टू बी द मास ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस, मास ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, अब हुआ क्या, मैं बहुत रफ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सुनिएगा। एक न्यूक्लियस बना, एक न्यूक्लियस बना, ठीक है, तो कैलकुलेटेड मास जो कैलकुलेट किया गया था बेसिक तौर पे, तो एक न्यूक्लियस बना तो जो कैलकुलेटेड मास आएगा वो कैसे आएगा पता है? कैलकुलेटेड मास आएगा मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स, कैलकुलेटेड मास आएगा बाय मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स और उसमें ऐड कर देंगे मास ऑफ ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स की तो बात मत करना, इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स, यही करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो कैलकुलेटेड मास जो आएगा वो आएगा मास ऑफ ऑल दी प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल दी न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स का मास क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा प्रोटॉन्स का मास? जरा गौर करना, एक प्रोटॉन का मास क्या होता है? m सबस्क्रिप्ट p। ठीक है, यहां लिखा हुआ था मैंने, चाहो तो रेफर करो। ठीक है, mp का मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन प्रोटॉन। mn का मतलब होता है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन और me का मतलब होता है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको निकालना है यहां पे टोटल प्रोटॉन्स का मास तो आप क्या करेंगे? एक प्रोटॉन के पास कितना मास था mp, उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? z होते हैं। ठीक है, प्लस मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स, मास ऑफ ऑल द न्यूट्रॉन्स। अब जरा गौर करना, एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? mn, इसका मतलब होता है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, इसका मतलब होता है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। अब ऐसे हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? हमारे पास a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। हमारे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? a माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो कैलकुलेटेड मास ये आ गया। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, ये होगा कैलकुलेटेड मास। लेकिन अब जहां से खेल खराब हो जाता है, जहां से खेल कैलकुलेशन वालों के लिए खराब हो जाता है, बिकॉज कैलकुलेशन वालों ने कैलकुलेशन करके रख दी कि हाँ और क्या हो सकता है यार, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो अगर मुझे न्यूक्लियस का मास निकालना है, ये क्या है? ये कहलाता है न्यूक्लियस। तो अगर मुझे न्यूक्लियस का मास निकालना है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड कर दूंगा, तो कैलकुलेशन वालों का काम यहां पे हो गया। लेकिन 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 जब इस न्यूक्लियस का मास लिटरली ऑब्जर्व किया गया ना, तो वो कैलकुलेटेड मास से कम आया। क्या बोला मैंने? जब किसी भी न्यूक्लियस का, जब ऐसे किसी न्यूक्लियस का जब मास पूरा ऑब्जर्व किया गया तो वो जो मास आया ना वो कैलकुलेटेड मास से, वो कैलकुलेटेड मास से लिटरली थोड़ा सा कम आया। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी कम आया, बार बार किया कैलकुलेट, बार बार कैलकुलेट किया, लेकिन हर बार वही दिख रहा है कि जो कैलकुलेटेड मास है उससे जरा कम आ रहा है हमारा ऑब्जर्व्ड मास। ठीक है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मास तो है जो गायब हुआ है। ठीक है, अब ये जो मास गायब हुआ ना, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? इसका एक सिंपल सा फंडा होता है। अब वही वाला फंडा आपको दिया था आइंस्टाइन ने, इक्वल टू एमसी स्क्वायर में ये जो m होता है ना, इक्वल टू एमसी स्क्वायर में ये जो m होता है ये होता है डिसअपियरिंग मास। तो उनके अकॉर्डिंग अगर कभी भी कोई मास डिसअपियर हो रहा है तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहां पर अगर ये मास गायब हुआ है तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। कौन सी एनर्जी? भाई साहब, न्यूक्लियस को अंदर ही अंदर प्रोटॉन्स को एकदम बांध के रखना है। प्रोटॉन्स के बीच में क्या हो रहा है? लगातार रिपल्शन हो रहा है। उस रिपल्शन के बावजूद न्यूक्लियस सारे प्रोटॉन्स को एकदम दबा करके रखता है। ठीक है, तो
उसको ऐसे दबा करके रखने में, बाइंड करके रखने में एक बहुत स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी जाती है। अब वो एनर्जी कहां से आई? ये जो मास गायब हो रहा है ना, वही मास किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्या आपको ये वाला फंडा समझ में आ रहा है? तो इसका जो पूरी कहानी की स्टार्टिंग है ना, वो दरअसल इस धोखेबाजी के साथ हो रही है कि यार कैलकुलेट तो हमने कुछ और किया था, लेकिन ऑब्जर्व बार बार कम आ रहा है, मतलब ये मास गायब हो रहा है। वही धोखेबाजी के साथ स्टार्टिंग होती है। वही जो मास डिसअपीयर होता है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, एंड दैट एनर्जी इज नथिंग बट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, चले, तो ये था अपने पास कैलकुलेटेड मास। अब मैं यहां पे एक बार लिख देता हूं कि नाउ द ऑब्जर्व्ड मास इज फाउंड टू बी लेस। नाउ द ऑब्जर्व्ड, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलना मेरे भाई, नाउ द ऑब्जर्व्ड मास इज फाउंड टू बी लेस व्हेन कंपेयर्ड टू कैलकुलेटेड मास, व्हेन कंपेयर्ड टू कैलकुलेटेड मास, व्हेन कंपेयर्ड टू कैलकुलेटेड मास। तो ये जो ऑब्जर्व्ड मास आ रहा है वो बार बार लेस आ रहा है एज व्हेन कंपेयर टू द कैलकुलेटेड मास। ठीक है, ये जो मास के बीच में डिफरेंस आ रहा है ना, कैलकुलेटेड ज्यादा ऑब्जर्व्ड कम, द डिफरेंस, इस डिफरेंस को कहा जाता है मास डिफेक्ट। ठीक है, दिस डिफरेंस इन कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मास, दिस डिफरेंस इन द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसे कहा जाता है मास डिफेक्ट, इसे कहा जाता है मास डिफेक्ट। डेल्टा एम से करेंगे इसको रिप्रेजेंट। ठीक है, इसे कहा जाएगा मास डिफेक्ट, और यही मास जो है ना वो डिसअपियरिंग मास भी है। ठीक है, दिस इज द डिसअपियरिंग मास, दिस इज द डिसअपियरिंग मास। यही वाला मास जो है ना वो है डिसअपियरिंग मास, दिस इज द डिसअपियरिंग मास। ठीक है, तो क्या आपको ये वाली पूरी कहानी समझ में आ रही है? पक्का? तो ये जो मास डिसअपियर हुआ है ये एग्जैक्टली कहां चला गया? ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बनके न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो इसको लिख देते हैं कि दिस डिसअपियर्ड मास, दिस डिसअपियर्ड मास, मेरे साथ साथ इसको लिखते हुए चलना, दिस डिसअपियर्ड मास इज कन्वर्टेड, दिस डिसअपियर्ड मास इज कन्वर्टेड इनटू एन इक्विवेलेंट एनर्जी, और यही एनर्जी होती है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, विच इज अल्टीमेटली the binding energy of the nucleus, which is ultimately the binding energy of the nucleus, which is ultimately the binding energy of the nucleus, और न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को ही BE कर देंगे। BE का मतलब हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? पक्का? अब जरा गौर करना अच्छे से। ठीक है, ये जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला? डिसअपियर्ड मास के टर्म्स वाला फॉर्मूला। वो क्या होता है? इक्वल टू mc²। ठीक है, अब यहां पे जो मास डिसअपियर्ड हो रहा है वो डेल्टा एम के बराबर है, तो यहां पे E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलेगा, डेल्टा एम क्या है पता है? डेल्टा एम क्या है? डेल्टा एम का मतलब होता है मास डिफेक्ट। ठीक है, जैसे मान लेना कैलकुलेटेड मास ज्यादा आया बट ऑब्जर्व्ड मास कम आया, तो कैलकुलेटेड मास और ऑब्जर्व्ड मास के बीच में जो गैप रह गया ना, दैट इज द मास डिफेक्ट, और उतना ही मास का इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, अब डेल्टा एम कैसे निकलता है? वही वाली बात है, कैलकुलेटेड मास माइनस ऑब्जर्व्ड मास। ठीक है, तो कैलकुलेटेड मास कितना हुआ था? ZMP माइनस A माइनस Z मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ये था हमारे पास कैलकुलेटेड मास। ये क्या था हमारे पास? कैलकुलेटेड मास। इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे? इसमें से हम माइनस कर देंगे ऑब्जर्व्ड मास को। ठीक है, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे ऑब्जर्व्ड मास। ऑब्जर्व्ड मास बोले तो M। ठीक है, और ये डेल्टा M आ गया, उसके बाद C का स्क्वायर तो है ही, उसके बाद में C का स्क्वायर तो है ही। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों ही महत्वपूर्ण इक्वेशंस हैं।
ये वाली बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो ऐसे आप एक बार ना अपना दिमाग सेट कर सकते हैं कि हाँ भैया अगर मास गायब हो रहा है तो वो ऑलवेज एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एंड दैट एनर्जी इन द केस ऑफ न्यूक्लियस विल बी इट्स बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाली कहानी आपको पूरा समझ में आ गई होगी। जो लिखा है तरीके से, बहुत तरीके से नोट कर लेना। तो एक काम करो ना, एक काम करो, पहले जरा इसको नोट कर लेना, ठीक है। जो यहां पे लिखा हुआ है, आपको बस न्यूक्लियस के बारे में हल्का सा मैंने इंट्रो बताया कि एग्जैक्टली मैं कैसे इन चीजों को रिलेट करने वाला हूं आगे आगे बढ़ करके, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। कर लिया क्या भाई? कर लो यार। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो भैया अब ये वाला अगर हो गया तो उसके बाद ये जो पूरी यहां पे गाथा लिख के रखी हुई है, ठीक है, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तरीके से इसको देख लो, ठीक है, नोट कर लो, कॉपी किताब लेके बैठा करो, साथ साथ नोट करते हुए चला करो। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलो भाई अब एक चीज ना तुम और देख लो, एक चीज और देख लो कि यार 1 केजी का मास जो होता है वो कितना छोटा सा मास है भाई, 1 केजी का मास, ठीक है। लेकिन 1 केजी के मास के अंदर भी, 1 केजी के मास के साथ भी जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो कितनी स्टैगरिंग अमाउंट की होती है वो समझना, ठीक है। तो जरा गौर करो, एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ मास ऑफ 1 केजी, एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ मास ऑफ 1 केजी। 1 केजी के मास के साथ कितनी एनर्जी एसोसिएटेड होगी? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर कभी 1 केजी का मास डिसअपियर हो गया, भाई तुम समझ रहे हो, ऐसे उठवाना नहीं किसी मास को कि डिसअपियर करवाना मतलब उठवा लो उस मास को, ऐसा वाला उठवाना नहीं है, ऐसा वाला डिसअपियरिंग नहीं है। वो अगर नेचुरली डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, जैसे यहां पे क्या होता है न्यूक्लियस वाले केस में, न्यूक्लियस वाले केस में हर चीज जो है ना वो नेचुरली डिसअपियर हो रही थी। कैलकुलेट किया कुछ और आ रहा था, ज्यादा वैल्यू आ रही थी, और जब ऑब्जर्व किया तो वो नेचुरली उसकी वैल्यू कम आ रही थी ना भाई, तो वो मास नेचुरली डिसअपियर हुआ है। और अगर वो मास डिसअपियर हुआ है तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। अब जरा यहां गौर करेगा, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ 1 केजी मास, ठीक है। तो नॉर्मल सा फंडा है, हमको पता है यार, इक्वल टू mc स्क्वायर। भाई साहब मास अगर डिसअपियर हो गया है तो इक्वल टू mc स्क्वायर, लेकिन अगर कोई मतलब जीता जागता अच्छा खासा भली भांति मास अगर मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी, तो वहां पे आप इक्वल टू mc स्क्वायर मत चिपकाइएगा, बिकॉज अब अगर कोई एग्जिस्टिंग मास मूव कर रहा है ना तो उसके पास जो एनर्जी होगी वो डिसअपियरिंग वाली नहीं है, वो ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी नहीं है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। वो अलग कहानी, ये अलग कहानी, यहां पे डिसअपियरिंग मास की बात कर रहे हैं। तो अगर 1 केजी के मास की बात करें तो मास कितना 1। भाई ये सी क्या होता है यार, याद है सी क्या होता है? सुनो, सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब जल्दी बताओ 10वीं कक्षा में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम? वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है 3 10 टू द पावर 8। क्या होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आपको यहां पे सी का स्क्वायर करना है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर करना है। तो यहां पे कहानी जम जाएगी ऐसे, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, उसके बाद 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर बोले तो 10 टू द पावर क्या हो गया? 16 हो गया। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल्स विल बी द आंसर। अब जो एनर्जी एसोसिएटेड है 1 केजी के मास के साथ वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 16 जूल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो पहले की सारी चीजें आपने नोट कर ली होंगी, अब जरा इसको भी तरीके से नोट कर लीजिए। 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो कर लिया नोट, पक्का? अच्छा एक बात मुझे बताना, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि क्या लगता है आपको, क्या जो मास होता है क्या वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? क्या जो मास होता है क्या वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? अब तुम्हारे दिमाग में फट से ख्याल आएगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका मास है 60 केजी, फॉर एग्जांपल आपका मास कितना है? 60 केजी के बराबर है। अब आप ये सोचेंगे कि यार मैं तो 60 केजी का हूं, अगर मैं तेज भागूंगा तब भी मेरा मास सेम ही रहने वाला है, अगर मैं स्लो चलूंगा तब भी मेरा मास सेम ही रहने वाला है। तो आपके दिमाग में इंस्टेंटेनियसली एक आंसर आ जाता है कि नहीं, मतलब मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज जिस तरह की वेलोसिटी आपने सोची है ना वो बहुत छोटी वेलोसिटी थी, वो बहुत ही छोटी वेलोसिटी। कितना भाग लोगे भाई, कितनी ही स्पीड में तुम भाग जाओगे, ठीक है। आया मेरी बात समझ? तो आप जो वेलोसिटी के बारे में सोच रहे हैं ना वो छोटी मोटी वेलोसिटी के बारे में ही आप सोच रहे हैं, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि जब ये सवाल आपके सामने आता है कि क्या मास डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर, तो आपको अपना दिमाग का स्पेक्ट्रम हल्का सा ब्रॉड करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज हाँ, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, भाई भारी वर्ड जुड़ गया है, उन्होंने कहा है, ठीक है, समझना पड़ेगा। तो भाई अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन होता क्या है ना कि जब भी कोई बॉडी अगर मूव करे ऐसी वेलोसिटी के साथ, छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है भाई, छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी इतनी है कि इट इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब तुम बोलो ट्रेन की वेलोसिटी, अरे नहीं भाई, ट्रेन की वेलोसिटी कुछ नहीं लगती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपैरिजन में। भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब तुम बोलो अरे वो तो वैक्यूम में होता है ना, एयर का बताओ, तो एयर में भी कोई खास कम नहीं हो जाएगी वेलोसिटी, 2.9979 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लिटरली रफ डेटा नहीं है ये, सच्ची बता रहा हूं, कसम तुम्हारी। तो यहां पे ये क्या हो गया है, ये आ गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है भाई, कितनी शानदार वेलोसिटी है, आपके ट्रेन की वेलोसिटी भी इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है, ठीक है, आ गया समझ। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग होता यह है कि अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, अगर वो मूव कर रही है, अगर वो मूव कर रही है, अच्छा जिसका मास m0 है, अभी m0 और m में क्या अंतर है बताऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विथ अ वेलोसिटी विच इज बेसिकली कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तब जाकर के उसका जो मास है ना वो वेरी करेगा, और वेरी भी कैसे करेगा, उसका मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब उसका मास इंक्रीज होगा मतलब ऑब्वियसली वेरी कर गया। तो क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तो आइंस्टाइन की जबरदस्त थ्योरी के हिसाब से वो जो रिलेशन होता है वो होता है m = m0 अपॉन √1 - v²/c², ठीक है, m = m0 अपॉन √1 - v²/c²। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। अब यहां समझना, यहां पे m0 का मतलब क्या है, m0 का मतलब होता है रेस्ट मास, दैट इज मास व्हेन बॉडी वॉज एट रेस्ट, मास व्हेन बॉडी वॉज एट रेस्ट, ठीक है। m0 का मतलब क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी व्हेन द बॉडी वॉज एट रेस्ट, ठीक है। अच्छा अब दिमाग में ऐड किया कि अच्छा भाई साहब, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो मास चेंज होगा, अरे बिल्कुल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब वो कब चेंज होगा, जब बॉडी इतनी शानदार वेलोसिटी से मूव कर रही हो कि उसकी वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो v का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और छोटी मोटी वेलोसिटी नहीं है, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। m0 का मतलब क्या होता है, रेस्ट मास बता चुका हूं। उसके बाद m का मतलब क्या होगा, यही तो है वेरिएबल मास। वेलोसिटी के साथ मास जब वेरी होगा तो वेरी होके क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। तो m इज द वेरिएबल मास, m इज द वेरिएबल मास, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आपको बता रही है कि हाँ जी, मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी ज्यादा है, कितनी ज्यादा, कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तब जाकर के बॉडी का मास जो है वो वेरी करेगा, और वेरी करके क्या बन जाएगा, m बन जाएगा। जहां पे m0 का मतलब क्या होता है, m0 का मतलब होता है रेस्ट मास, बॉडी का तब का मास जब बॉडी रुकी हुई थी, ठीक है, तब का मास, ठीक है, और m इज द वेरिएबल मास। ओके, c का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारी चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है। अब बस तरीके से इसको नोट कर लो, और फिर उसके बाद तो भाई साहब काम खत्म हो ही चुका है इसका, ठीक है। 3 2 1 रेडी गो डन, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको इक्वल टू mc² का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा कि इक्वल टू mc² के अंदर जो m होता है दैट इज बेसिकली द डिसअपियरिंग मास। जब भी m अमाउंट का मास डिसअपियर होगा तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी E प्रोड्यूस कर देगा, विच इज इवैल्यूएटेड बाय इक्वल टू mc², ठीक है। चलिए अब नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा अपने अच्छे से, और सारे जो MIQs हैं प्लेलिस्ट जाके चेक करो, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वर्क एनर्जी पावर के मैं अच्छे से करवा चुका हूं, सारा टॉपिक भी खत्म कर दिया है, टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी खत्म कर दिया है। अब बस काम आपका ये बनता है कि तरीके से रिवाइज करते हुए चलिए, और बस इसके बाद कुछ भी अगर परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन तो है ही आपके पास, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।